इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए एग्जाम में यूपीएससी द्वारा पूछे गए जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकते हैं। दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे 51 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इससे पहले जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे जीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ। जो लाइमस्टोन है, चॉक है या मार्बल है, वो किसके डिफरेंट फॉर्म है? तो ये डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, यानी Ca मतलब कैल्शियम एंड दिस इज कार्बोनेट। CO3 नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव होता है। द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, एन शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो एक प्रिंसिपल है जिसके अंदर ये चार शेल होते हैं, KLMN। के अंदर मैक्सिमम 2 शेल आ सकते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो वही यहाँ पे दे रखा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ रखा है, तो डी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन 33 आस्क अबाउट व्हाट द विनेगर एसिड इज। विनेगर इज ऑल्सो नोन एज, जो विनेगर है इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है जब उसे हम लिखते हैं तो उससे बोलते हैं हम इथेनोइक एसिड। तो ए इज़ द राइट आंसर। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CH3COOH, यानी CH3COOH। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है इथेनोइक एसिड का। इसमें कार्बोक्सिली ग्रुप लगा हुआ है, ये पूछ सकते हैं इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। इसमें कार्बोक्सिली ग्रुप लगा हुआ है COOH CH3। और आपको जैसे इसके अंदर 2 कार्बन दिए गए हैं तो इसकी वजह से इसको इथेन बोला गया है, तो यहाँ से इथेनोइक एसिड इसका राइट आंसर है। विनेगर को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम इथेनोइक एसिड है जिसका केमिकल फॉर्मूला CH3COOH है और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है, अ लिक्विड इज केप्ट इन अ ग्लास बीकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर। जो इसके अंदर है ना, प्रेशर डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। अगर कोई भी, जैसे ये है, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है ρ/G/H, यानी जितना ग्रेविटी है, हाइट है और डेंसिटी है। तो जो बॉटम है, बॉटम के अंदर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एज पर द फॉर्मूला ये हाइट पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ग्रेविटी इसके अंदर रोल प्ले करती है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट है पूरे पूरे बीकर के अंदर, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रिलेटेड है? हाइट के रिलेटेड। तो यहाँ से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि प्रेशर डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज एसोसिएटेड विद बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CBD की बात कर रहे हैं। जो CBD के से रिलेटेड है वो है रायो डी जेनेरियो, और रायो डी जेनेरियो में 3 कन्वेंशन हुई थी, UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज, एजेंडा 21 और CBD। ये सारे के सारे जो थे वो रायो डी जेनेरियो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे रिलेटेड है। एजेंडा 21 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी को सेव करने की बात की गई थी, और 1994 के अंदर एक और कन्वेंशन हुई थी रिलेटेड टू डेजर्टिफिकेशन, वो 1994 के अंदर आई थी, रिलेटेड टू डेजर्टिफिकेशन। इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, दीनदयाल पोर्ट कहाँ मिलता है? दीनदयाल पोर्ट मिलता है आपके गुजरात में। दीनदयाल जो पोर्ट है वो गुजरात में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रैवल ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव के ट्रैवल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? तो इसके अंदर जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट, साउंड वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। ये एयर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, वाटर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, स्टील के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, बट वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती, बिकॉज द साउंड वेव नीड द मीडियम टू प्रोपेगेट। और जहाँ पे मीडियम नहीं है तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है, आंसर डी इज द राइट आंसर। दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्टेटमेंट रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कृष्ण राजा सागर डैम किससे रिलेटेड है? कौन सी रिवर के ऊपर डेवलप किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी। डी इज़ द राइट आंसर। जो कृष्ण राजा सागर डैम है वो रिवर कावेरी के ऊपर डेवलप किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद। नाउ अब यहाँ पे 59 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैपिंग। 59 क्वेश्चन जो हमारा मैपिंग से रिलेटेड है, जो नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग से पूछा गया। इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जो कि 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो राइट आंसर आएगा त्रिपुरा।
क्योंकि त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इट डू नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। तो यही एक ऐसा मिजोरम दो कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक साइड बांग्लादेश, दूसरी साइड म्यांमार। असम म्यांमार और भूटान के साथ करता है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश ये चाइना, भूटान और म्यांमार 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट के मैप को एक बार जरूर देखें, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो इनमें से सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? अब जब हम यहाँ पे करेंगे तो हम देखेंगे महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और बहुत ही हाई पॉपुलेशन है उसकी, तो दिस कैन नॉट बी द लीस्ट पॉपुलेटेड। उसी तरह से मध्य प्रदेश और पंजाब। अब यहाँ पे ऑप्शन बचते हैं पंजाब और उड़ीसा। यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करेंगे, और उड़ीसा क्या है, ज़्यादातर जंगलों से भरा एरिया है, आदिवासी एरिया एंड लेस डेवलप है, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। जबकि पंजाब के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है एंड हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है। तो राइट ऑप्शन इज सी। सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अब हम आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर। द स्पीकर ऑफ मेजर इंडियन द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू हाउ मैनी लैंग्वेज फैमिली। तो इसका राइट आंसर है वो 3 है। स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू द 3 लैंग्वेजेस फैमिली। तो क्वेश्चन 62 नंबर का जो क्वेश्चन है इज रियली वेरी इजी। वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फोर्स द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। तो वो साउथ अफ्रीका गए थे, तो वहीं से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और वहीं से उन्होंने सत्याग्रह के जो कॉन्सेप्ट है इस पर मास्टरी हासिल की थी। और साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी जिसे बोलते हैं नाटल कांग्रेस। नाटल कांग्रेस, तो ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस को सबके बारे में पता होता है, लेकिन नाटल कांग्रेस के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो नाटल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी साउथ अफ्रीका के अंदर 1994 1894 के अंदर, 1894 में। हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दांडी मार्च। दांडी मार्च के टाइम पे कौन थे? तो वो लॉर्ड इरविन थे। और ये 6 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल को ये ख़त्म हुआ था, दांडी मार्च। और इसमें सॉल्ट सत्याग्रह किया गया था। अब जो ये सॉल्ट था, सॉल्ट टैक्स किसने लगाया था? तो ये लॉर्ड लिटन थे जिन्होंने ये सॉल्ट टैक्स लगाया था, और इसको हटाने का काम बाद में इसकी के बेस पे गांधी जी ने क्या किया था? सॉल्ट सत्याग्रह किया था। और जो लॉर्ड लिटन थे, इनको क्या बोला जाता है? इन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लगाया था कि कोई भी जो वर्नेकुलर यानी लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर न्यूज़पेपर डायरेक्टली पब्लिश नहीं कर सकता, पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो क्या पब्लिश करना चाहते हैं। जिसको बाद में आकर के 1880 के अंदर लॉर्ड लिट सॉरी 1780 के वजह 1780 में लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था। इस वजह से उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है, और वही से इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन मैगजीन वाज हाईली स्केप्टिकल। जो थी दांडी मार्च के बारे में जो मैगजीन थी जो गांधी जी की सफलता को लेकर सबसे ज़्यादा अनिश्चित थी, वो थी टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन, ये याद रखना, ये वही मैगजीन है जिसपे गांधी जी, मोदी जी का भी नाम आता है, ओबामा भी आते हैं। तो टाइम मैगजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन इवन टुडे, और यही वो मैगजीन है जिसने 1900 में जब साल्ट सत्याग्रह चल रहा था तो गांधी जी का मजाक भी उड़ाया था कि ये पतला दुबला आदमी क्या कर लेगा। सो यू शुड सर्च दैट आर्टिकल एंड द इशू related to it. In which of the following year were passenger train introduced in England? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन यूपीएससी क्या पूछ रही है एनडीए के एग्जाम के अंदर कि पैसेंजर ट्रेन इंग्लैंड में कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1825 के अंदर। इंडिया में कब की गई थी? 1853 के अंदर। और कहाँ से? बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने फर्स्ट टाइम रेल चली थी इंडिया के अंदर। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। कि कौन से मेटल का बना होता है ये? तो आंसर इज सी, ये टंगस्टन मेटल का बना होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, और वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, इस वजह से इसे टंगस्टन का बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बल्ब से ये बनता है कि बल्ब में प्रकाश कैसे किस प्रिंसिपल करता है? तो बल्ब के अंदर क्या होता है? एच इक्वल टू आई स्केयर आर टी के प्रिंसिपल पे चलता है, जिसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट होती है, और उस हीट की वजह से वो हीट क्या होती है? लाइट में रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर मरकरी होती है, मरकरी के अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं जिसकी वजह से प्रकाश होता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से बल्ब रोशनी देता है। तो ये वेरी सिंपल फैक्ट है, बट मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है
ये पैरेलल में है तो इसका राइट आंसर 240 आएगा। 240 क्यों आएगा? क्योंकि जब ये पैरेलल में होते हैं, तो ये ऐड हो जाते हैं, तो ये 1/R हो जाएगा यहाँ पे। तो उससे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी, 240 ओम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द नॉट रिलेटेड टू द एनर्जी, इसमें से कौन सी जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है? जूल है, जूल में हम एनर्जी वॉट आर भी है, न्यूटन मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है? ये एक्सेलरेशन की है, ना कि यूनिट की। न्यूटन मीटर ये जो होती है ये भी फोर्स की, यानी एनर्जी हम इसे मेजर कर सकते हैं। सो डी इज द रॉन्ग आंसर। Which of the not which one of the following statement is not correct? Biomass is a renewable source of energy। जो बायोमास है renewable source है जी, बिल्कुल है। हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोमास इज वेरी लो, ऐसा नहीं है कि बायोमास की जो हीटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बायोगैस जनरेशन रिड्यूस सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। In prokaryotic organism, nuclear region is not surrounded by a membrane. This unidentified nuclear region is known as nucleus। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर जो रीजन है वो मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, और जो ये अनआइडेंटिफाइड न्यूक्लियर रीजन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसकी स्पेलिंग में फ़र्क है, न्यूक्लियर रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल टिश्यू हैज़ डेड सेल, तो जो कौन से प्लांट टिश्यू हैज़ द डेड सेल? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू, कौन से ऐसे प्लांट टिश्यू होते हैं जिनमें डेड सेल होते हैं? वो होते हैं डी, स्लेरिनी काइमा, स्लेरी काइमा। अब आपको ये लगता होगा कि कहाँ दे रखे हैं, तो ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये 9th-10th की क्लास के अंदर दे रखे हैं। यू जस्ट नीड टू रीड द 9th-10th क्लास प्रॉपरली टू गेट द आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। और यहाँ पे लिविंग सेल होते हैं कॉलन काइमा में, कॉलन काइमा में लिविंग सेल होते हैं, जबकि स्लेरन काइमा के अंदर डेड सेल होते हैं। तो ये याद रखना है, कॉलन काइमा और स्लेरन काइमा। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज हमें कहाँ पे नहीं मिलता? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमें नहीं मिलता। कार्टिलेज क्या होता है? एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो उसको सपोर्ट देता है, जैसे कान के अंदर भी कुछ हड्डी होती है, नाक के अंदर भी हड्डी होती है, और गले के अंदर भी हड्डी होती हैं जो गले को सपोर्ट देती हैं, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई हड्डियाँ नहीं होती। तो इस वजह से वहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं होता। यूरि अब आप ये बोल रहे होंगे ये यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है? ये जो किडनी होती है ना, इसी को यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ये एक न्यूमेरिकल आया, अ मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम इज कट इनटू टू पार्ट दीज। जहाँ पे भी रेजिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आए ना, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना। एक होता है बेसिक फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, और एक होता है हीट, जहाँ पे यूज़ हो वहाँ पे होता है आई स्केयर आर टी। ठीक है, और सीरीज एंड पैरेलल, जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। V इक्वल टू आई आर, एच इक्वल टू आई स्केयर आर टी, और सीरीज के अंदर R1 R2 R3 किसके इक्वल होता है? आर के इक्वल होता है। अगर हमें आर मतलब इक्विवेलेंट, किसके इक्वल होएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब अब ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस 20 ओम का है, इसको दो हाफ में काट दिया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? इक्वल पार्ट में काट दिया तो रेजिस्टेंस 10-10 हो गया, क्योंकि 10-10 होएगा तभी ये जाके 20 होगा। अब इसको पैरेलल में जोड़ दिया, एक ये और एक ये लगा दिया। अब जैसे इसको जोड़ा तो 1/10 प्लस 1/10 कितना आ गया? 10, 2/10। अब इसको उल्टा करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस 5 आ जाएगा, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि सीरीज में R1 R2 R3 होता है और पैरेलल में 1/R इज 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस ढंग से हम इसको निकाल लेंगे, तो राइट आंसर इज द सी। एक क्वेश्चन हो रहा था रेजिस्टेंस से रिलेटेड ऊपर, वो भी देखते हैं एक बार दोबारा से। तो ये क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन आया था ना, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R होने की बजाय R/2 हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस बाई 2। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें वही फॉर्मूला निकालना है, V इक्वल टू आई आर। अब R की वैल्यू क्या है? R/2। तो V हमें पता है, V डिवाइडेड बाई R इंटू 2 इक्वल टू R। तो V कितना दे रखा है? 12, 12/10, 12/100 इंटू 2, और ये मिली दे रखा है तो 10 रेस्ट पावर -3, तो ऊपर जाके ऊपर 10 रेस्ट पावर 3 हो जाएगा।
दो जीरो से दो जीरो कट गई तो एक बचा, 12 दूनी 24, 240 इज द राइट आंसर। ऐसे आएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी इम्पेजिंग परपेंडिकुलरली ऑन टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इफ द एरिया ऑफ सरफेस इज हाफ द रेडिएशन फोर्स विल बिकम। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, आई विल डिस्कस इन द लास्ट। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म, जहाँ पे इमेज बनती है ना उसको रेटिना बोलते हैं। आइरिस, कोरोना और प्यूपिल। प्यूपिल क्या होते हैं? वो पुतलियाँ होती हैं जिनको प्यूपिल बोलते हैं। कॉर्निया एंड आइरिस। इनका एक बार गूगल पे इमेज जरूर देख लेना कि कौन से पार्ट को प्यूपिल बोलते हैं, कौन से कोरोना बोलते हैं, कौन से को आइरिस बोलते हैं और कौन से को रेटिना बोलते हैं। तो इसमें जब आप देखोगे तो आपको अपने आप इस पे रीजनिंग के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, जो हम अगले पेपर में डिस्कस करेंगे। ये एक इमेज दे रखी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और प्रोटॉन की डायरेक्शन दिखा रखी है, कौन सी डायरेक्शन में भाग रहा है। तो इसमें पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी। तो फोर्स हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर लगती है डायरेक्शन के। इसका जो आंसर निकालेंगे वो हम राइट हैंड थंब रूल लगा के निकाल लेंगे। अब ये है जो हमारा राइट हैंड रूल। हैंड को जो उंगलियां वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आओ, जो स्पीड है उसको अंगूठे की लेके आओ, और जिस साइड आपका हाथ जा रहा है तो ये आउट ऑफ द पेज। तो राइट आंसर आएगा आउट ऑफ द पेज। जब हम इसे राइट हैंड में राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी उंगलियां शो करेंगी, जो अंगूठा है हमारा वो प्रोटॉन की स्पीड को ऊपर की तरफ शो करेगा। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारी हथेली है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और हमारी हथेली किस साइड जाएंगी? अवे फ्रॉम द पेज जाएंगी। तो आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फोर्स इस पे इम्प्लीमेंट होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट। तो जो है, जो साउंड के बारे में, साउंड ट्रैवल एट अ स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है। जो साउंड है वो की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से बहुत ही ज़्यादा कम है। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड, अब ये फैक्ट याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो साउंड वेव है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एंड साउंड ट्रैवल फास्टर इन मोस्ट एयर देन इन अ ड्राई एयर। ये भी हमारे फैक्ट करेक्ट है। तो जो हमारा नोट करेक्ट है ना वो बी इज़ द राइट आंसर। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना कि ट्रांसफर वेव। अब इसको आप याद रखने का तरीका देख लीजिए। एस फॉर साउंड, एस फॉर ट्रांसवर्स। तो साउंड कैसी है? ट्रांसवर्स वेव्स है। साउंड ट्रांसवर्स वेव्स है ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। और मोस्ट एयर के अंदर साउंड ड्राई एयर के कंपैरिजन में फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है, और इसकी स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है। तो एक ही क्वेश्चन में हमें चार फैक्ट साउंड के बारे में पता लग गए। दैट्स वाई वी नीड टू सोल्व द प्रीवियस ईयर पेपर एज मच एज वी कैन सोल्व। यहाँ पे बोला गया है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो वहाँ पे करंट की क्या पोजीशन होती है? तो करंट एकदम से बढ़ता है जहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से एस स्केयर इक्वल टू आई स्केयर आर टी फॉर्मूला लगता है। करंट एकदम से बढ़ गया तो जिसकी वजह से एकदम से हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ने की वजह से जो फ्यूज लगा के रखते हैं ना हम, वो हीट बढ़ने की वजह से मेल्ट हो जाता है, और हमारा जो एप्लीकेंस है वो खराब होने से बच जाता है। इस पे हमारा फ्यूज का प्रिंसिपल काम करता है। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना, एच इक्वल टू आई स्केयर आर टी। और जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट एकदम से बढ़ता है जिसकी वजह से हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने की वजह से जो हमारा फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है और हमें फॉल्ट का पता लग जाता है। इस प्रिंसिपल पे हमारा फ्यूज का सिस्टम काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरेथेरिया इज नॉट रिलेटेड टू द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो सर्विक्स है, सर्विक्स ये वीमेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड है। सेमिनल वेसिकल्स भी। वास डिफरेंसेस, डिफरेंसेस ये जितने भी हैं ये तीनों वीमेन से रिलेटेड हैं। जो आई एम सॉरी, आई मेड अ रॉन्ग, आई गिव द रॉन्ग एक्सप्लेनेशन फॉर। यहाँ पे जो यूथेरिया है, जो सेमिनल वेसिकल्स हैं या वास्ट, ये जो हैं ये ह्यूमन यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, जबकि सर्विक्स जो होता है वो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पार्ट है। फॉर मोर डिटेल यू कैन सर्च द गूगल इमेज related to that. Which one of the following is not a reason of decrease in biodiversity? इनमें से कौन सा कारण है, कौन सा कारण नहीं है? तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी।
डिफॉरेस्टेशन एक कारण है, एक्सप्लॉयटेशन एक कारण है, इंक्रोचमेंट ऑन फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है एक कारण है, मेंटेनिंग ऑफ द सेक्रेड ग्रूव। सेक्रेड ग्रूव क्या होते हैं, जहाँ पे कुछ पेड़ पौधों को हम पवित्र मान लेते हैं और उनको नहीं काटते, जैसे कि पीपल। तो ऐसे कहीं पे 10-15 पीपल के पेड़ खड़े हों, नॉट कट दैम, ऐसे को बोला जाता है सैक्रेड ग्रूव, जहाँ पे पूजा पाठ भी किया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अंदर ऐसे बहुत सारे सैक्रेड ग्रूव हैं जहाँ पे हमारी बायोडाइवर्सिटी बची हुई है। ये तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के एक मेन फैक्टर है, मेंटेनिंग ऑफ सैक्रेड ग्रूव्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिप्लीशन इन ग्राउंड वाटर। इनमें से कौन सा फॉरेस्ट एक कारण है, क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, पानी जमीन में जाता रहता है। जैसे फॉरेस्ट कटेंगे तो वहाँ से पानी भी चला जाएगा। एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर भी एक कारण है। कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ स्केल कंक्रीट बिल्डिंग, ये भी एक कारण है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जब बारिश होती है ना, बारिश का पानी ज़मीन में नहीं जाता, जिससे वाटर रिचार्जिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है। तो जो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है ना, तो वो एफॉरेस्टेशन बचता है। एफॉरेस्टेशन यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास। तो इस तरह के क्वेश्चन में I will advise you that you should try to eliminate the options in the paper. Which one of the following type of radiation has the smallest wavelength? इनमें से कौन सी ऐसी रेडिएशन है जिनकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्सरे। पे जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इज राइट। एक्सरे जो है इनकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। दीज आर द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ रेडिएशंस, एक्सरेज। और जो स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम, उसको एक बार गूगल पे देख लो कि लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर किस लाइट की क्या फ्रीक्वेंसी है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। और ये करंट को मेजर नहीं करता, ये सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे लिखा होता है इट इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इट इज़ यूज ओनली टू डिटेक्ट द करंट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। विस्कोसोमीटर डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। डिफ्रैक्ट्रोमीटर क्यों यूज़ किया जाता है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट। एंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑल्सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट। Otherwise, I will put the answer in the comment. Please read from the comment that what is refractometer used and what is the use of diffractometer. Which one of the following is the largest composition in the biogas? बायोगैस के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट composition होती है वो मीथेन गैस की होती है। मीथेन गैस यूज़ की जाती है। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे घरों में एलपीजी आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर ऐसी कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे उसकी लीकेज का पता लग जाए। तो उसके अंदर इथाइल इथाइल आइसोमर कैप्टाइल मिलाई जाती है। C2H5SH उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये जो गैस मिलाई जाती है एलपीजी के अंदर, जिसकी वजह से जिसका केमिकल फॉर्मूला है इथाइल आइसोमर कैप्टाइल, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5SH। ये एलपीजी के अंदर मिलाई जाती है ताकि क्या पता लगे, उसकी लीकेज का पता लग जाए, इसकी दुर्गंध से पता लग जाता है। और दूसरे तीसरा फैक्ट इसके अंदर आता है, एलपीजी इज डेंसर देन पीएनजी। पी मतलब अब एक स्कीम चली गई है जिसके अंदर घरों में पाइप के थ्रू नेचुरल गैस पहुंचाएंगे। पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं इसको, पीएनजी। एलपीजी डेंसर देन पीएनजी। इसकी वजह से उस जो हम पाइप लगाते हैं उसकी वो जल्दी से डिस्पर्स हो जाती है और वहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस कम होते हैं। इसकी वजह से पीएनजी जो है वो सेफर है एज कम्पेयर टू एलपीजी। जो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आप पेपर में इजीली गलत कर सकते हो कि सन जो अपीयर होता है रेडिश ड्यूरिंग द सनराइज और सनसेट, इस फिनो को ऑप्टिक्स के अंदर क्या बोलते हैं हम, रिस्पॉन्सिबल कौन सा फिनोमेना ऑप्टिक्स का इसके लिए इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट अलग अलग चेंज हो जाती है। जैसे प्रिज्म के अंदर स्कैटरिंग होती है लाइट की। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक स्क्रीन से मिरर के बाद आने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो डायमंड होता है, डायमंड के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वो लाइट डायमंड के अंदर घूमती रहती है। अगर एक बार एंटर कर गई ना तो वो दोबारा उस डायमंड से बाहर ही नहीं निकलती, इसकी वजह से डायमंड ज़्यादा चमकता है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसका कि यूज़ इंटरनेट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो हमारी जियो कंपनी है वो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करती है, तभी वो इतना हाई सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड कॉल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर
कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इंटरफेरेंस एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्कैटरिंग की वजह से सन रेडिश होता है। और स्कैटरिंग की वजह से सन क्या होता है, 2 मिनट पहले दिखता है। या एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सुबह जब सूरज निकलता है ना तो उससे 2 मिनट पहले दिखता है, और जब छिप जाता है उसके 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि जो रेज आती है ना वो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होने की वजह से सूरज क्या आता है, सन जो होता है 2 मिनट पहले दिखता है और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। तो ये दो फिनोमेना आपको याद रखने हैं, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। अब ये दे रखा है कि लेंस की पावर इतनी डायोप्टर है। अब ये पूछा जाता है कि लेंस की पावर को कैसे मेजर करते हैं, तो यूनिट क्या है, वो है डायोप्टर। स्टेटमेंट अबाउट द लेंस इज ट्रू। द लेंस इज अ कॉन्केव लेंस। This is the we will discuss in the next video. At nearly 70 degrees Celsius, calcium carbonate shows a property of gradually decomposing, which make it usable in the bakery product. The product of decomposition responsible for sodium bicarbonate is carbon dioxide. ये भी यूज़ हो सकता है कि जब हम वो बनाते हैं ना, केक केक वगैरह बनाते हैं, इसके अंदर जो फूल जाता है तो वो किस गैस की वजह से फूलता है, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूलता है। तो कार्बन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको इसकी वजह से जो बेकरी में यूज़ किया जाता है ना, जिसकी वजह से फूल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो केक हमारा फूल जाता है। इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड द डीडीटी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी के बारे में करेक्ट है? बोथ कंटेन क्लोरीन इज द राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर में भी और डीडीटी में भी क्या होता है, क्लोरीन होता है। 92nd क्वेश्चन आपके लिए कि बेस्ट एग्जांपल डेसिकेंट का क्या है? सिलिका जेल, पॉलीस्टीरीन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट? आंसर कमेंट के अंदर जरूर दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड। पहला ऐसा कौन सा मिनरल एसिड डिस्कवर्ड हुआ था? तो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, लेट्स सी। रियली ट्रू सर, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट मिनरल डिस्कवर्ड किया गया था वो सल्फ्यूरिक एसिड था, ना कि फास्फोरिक एसिड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिर क्वेश्चन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं इसके बारे एक बार जरूर रीड कर लीजिए। और जो एनडीए के एग्ज़ाम है उसके अंदर ऐसे न्यूमेरिकल 9th-10th की केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि 9th-10th की साइंस को आप बिल्कुल खासकर एनसीईआरटी को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव बीन टेकन फ्रॉम द एग्जाम्पल्स of the NCERT book. So NCERT reading is must if you want to solve such type of the question. This is my personal recommendation after observing the paper. In case of a concave mirror, if an object is focal point और pole के बीच में रखा हुआ है तो क्या है? The image will be formed at infinitive, ऐसा कुछ बनेगा। अब अगला अगला आता है, न्यूजीलैंड इज कंसिडर पार्ट ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप। न्यूजीलैंड जो होता है वो कौन से आइलैंड ग्रुप का पार्ट है? वो पोलिनेशिया का है। हवाई हवाई यूएस का पार्ट है, ना कि न्यूजीलैंड का। तो बस ये याद रखना, जो हवाई है ना, हवाई के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जापान ने हमला किया था, क्योंकि वो यूएसए का पार्ट था। अगर वो यूएसए का पार्ट है तो वो न्यूजीलैंड के पास तो होगा नहीं। तो न्यूजीलैंड किस चीज़ का पास है? पोलिनेशिया का। माइक्रोनेशिया और मिलेनेशिया किस एरिया के अंदर आते हैं? ये पास पास ही हैं दोनों के दोनों, माइक्रोनेशिया और मिलेनेशिया। बट यू शुड नो कि कौन सी कंट्री माइक्रोनेशिया के अंदर आती है और कौन सी कंट्री मिलेनेशिया के अंदर आती है। दिस इज़ वेरी हाई लेवल क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। न्यूजीलैंड, पोलिनेशिया, हवाई यूएसए से रिलेटेड है। इस ढंग से आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके इसको कर सकते हो। कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में लॉन्च की गई थी। फिजिकल एसेस ऑफ वाटर ऑन फार्म, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई फिजिकल एसेस करवानी है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव टू अचीव कन्वर्ज। तो ये तीनों के तीनों इसके अंदर ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये 15-16 में भी लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। इसमें फिजिकल एसेस भी वाटर प्रोवाइड करवाना है, जो कि स्ट्रक्चर अटके पड़े हैं उनको पूरा करवाना है। और पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट इस स्कीम से रिलेटेड है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप कौन सी स्कीम से रिलेटेड है भारत सरकार की? तो वह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये तीनों के तीनों आंसर इसके अंदर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया।
तो इसके अंदर जो ये डिफाइन करते हैं, हाउस ऑफ द पीपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 का जो राइट आंसर है वो 1 2 3 है, डी इज द राइट आंसर। बिकॉज जो आर्टिकल 79 है वो पार्लियामेंट के बारे में बताता है, और पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, क्योंकि जो भी एक्ट हम पास करते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बगैर एक्ट नहीं बन सकते। इस वजह से प्रेसिडेंट को जो है वो संसद का एक पार्ट माना गया है एज पर द आर्टिकल 79। तो जो तीन पार्ट दिए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, जो संसद के तीन अंग माने जाते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग माने जाते हैं? आर्टिकल 79। तो यहाँ से क्वेश्चन रिवर्ट भी आ सकता है, आर्टिकल 79 से रिलेटेड भी और ये तीनों से रिलेटेड भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। जो 5 ईयर प्लान है फर्स्ट लॉन्च इन यूएसएसआर के अंदर लॉन्च किए गए थे 1929 के आसपास यूज़ किए गए थे, क्योंकि यूएसएसआर यूएसए के अंदर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर मंदी आई हुई थी, जबकि यूएसएसआर वाज परफॉर्मिंग रियली वेरी वेल। इस वजह से इंडिया ने भी 5 ईयर प्लान कॉपी किए थे, और 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू किया गया था। 2007 से 2012 तक हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान था? 2007 से 2012 तक हमारे 11वां 5 ईयर प्लान था, और 2012 से लेकर 2017 तक हमारा 12वां 5 ईयर प्लान था। उसके बाद नीति आयोग आ गया और हमारा प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड करके उसकी जगह नीति आयोग लेके आ गए हैं। नीति आयोग किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये याद रखना कि जो लास्ट 5 ईयर प्लान था ना, तो वो 2012 से लेकर 2017 तक था, और वो 12वां प्लान था। 1990 से लेकर 1992 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं था, यहाँ पे रिसेस था 1990 से 1992 तक, क्योंकि एलपीजी क्राइसिस इंडिया के अंदर आए हुए थे। अभी एलपीजी क्राइसिस क्या होते हैं, सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे, जिसको शॉर्ट आउट करने के लिए सरकार 1990 में एलपीजी पॉलिसी लेके आई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि पूरी दुनिया के साथ इंडिया को एलपीजी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जोड़ दिया था, और प्राइवेटाइजेशन की स्टार्ट कर दिया था यहाँ से, बाय यूजिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर सॉल्विंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस डे। तो 1990 से 92 का टाइम इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा है, और यहाँ से 2007 से 2012, 2012 से 2017, और उसके बाद है ना, जो 1992 से 1997 तक आया था, तो वो हमारा कौन सा प्लान होगा? वो हमारा 10वां प्लान होगा, यानी 9वां प्लान होगा, जिसके इसको है ना राव मनमोहन प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो नरसिम्हा राव जी थे, और उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है कौन से प्लान को राव मनमोहन प्लान बोला जाता है। तो यहाँ से आप 1992 से 1997 वाले प्लान को बोला जाता है। 1997 से 2004, 2004 से 1997 से 2002, 2002 से 2007, इस ढंग से वो प्लान आप कैलकुलेट कर लीजिए कौन सा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 9 हो गया। वो 8वां प्लान था, जो 1992 से 1997 तक 8वां प्लान था, उसको ही राव इंद्रजीत राव और मनमोहन प्लान बोलते हैं बस। द कॉल फॉर गरीबी हटाओ इनकॉर्पोरेटेड इन 5th 5 ईयर प्लान, ये जो नारा दिया गया था ना, गरीबी हटाओ, ये कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर दिया गया था? तो ये 5वें 5 ईयर प्लान के अंदर बोला गया था गरीबी हटाओ। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? 5, अगर हम जी को क्या कर दें, जी से हम क्या 5 बना सकते हैं? जी हाँ, हम बना सकते हैं। अगर हम जी लिखते हैं ऐसे, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? तो ये किससे मैच होता है? ये 5 से मैच होता है, तो इससे हम इजीली याद रख सकते हैं कि गरीबी हटाओ जो किससे था, वो 5th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड था। अब ये अगला जो क्वेश्चन आता है वो मैचिंग का क्वेश्चन आता है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। अब इसके अंदर मेजर ऑब्जेक्टिव और 5 ईयर प्लान की कौन से 5 ईयर प्लान का कौन सा ऑब्जेक्टिव रहा है? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो था वो 11th 5 ईयर प्लान का, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ वो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो था वो 11th का था, और जो बी है यानी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ वो 12th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव है, और जी अटेनिंग सेल्फ रिलायंस ये हमारा 5th जो 5 ईयर प्लान है उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और जो करेक्शन ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम कॉज्ड बाय द सेकंड वर्ल्ड वॉर ये हमारा फर्स्ट है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जो डायरेक्टिव आएगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा, और उससे पहले जो आए थे यहाँ पे दे दिया है।
तो इनको याद रख लेना, यानी ऐसे ऐसा रट्टा मारना है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976। तो यहाँ पे 4 नए आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसको आपको ही रटना है बिल्कुल। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज इंटरेस्टेड 42nd अमेंडमेंट 1976। एक तो इसमें सोवरेन और सोशलिस्ट प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया था, और जो दूसरा इसके अंदर ऐड किया गया था फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एडी, तो ये दोनों ऐड किए गए थे। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये इसमें ऐड नहीं किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अमेंडमेंट आया है, प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 97th अमेंडमेंट है 2011 के अंदर। तो ये तो है नहीं। मिनिमम इनक्वालिटी इन द, ये 39 नहीं है, ये भी नहीं है। तो जो राइट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो बी है। प्लीज़ रीड ऑल द 4 5 जो भी अमेंडमेंट है। 42nd अमेंडमेंट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट गूगल इट, अभी के अभी पढ़ो इसे। आर्टिकल 221, कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट इज, अगर जैसे पंजाब और हरियाणा के पास एक कॉमन हाई कोर्ट है, अगर सरकार ऐसे ही कॉमन हाई कोर्ट बनाना चाहे तो उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सरकार को एक लॉ पास करना पड़ेगा। सरकार को नहीं बल्कि संसद को। पार्लियामेंट हैज़ टू पास अ लॉ एज पर द आर्टिकल 2231 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 है। इन द ईयर 1928 कमेटी ऑफ कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इसको मोतीलाल नेहरू जी ने हेड किया था। तो एक कमेटी ऑफ कांग्रेस लीडर थी 1928 के अंदर, जो कमेटी बनी थी उसके जो हेड थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे। और इसने फर्स्ट टाइम किस चीज़ की डिमांड की थी? इन्होंने डोमिनियन की डिमांड की थी। इसी का अपोज करते हुए जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस की बात की थी, और 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के अंदर इंडिया को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। वहीं से हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को अभी तक मनाया जाता है, और आगे भी जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जयपाल सिंह इज नॉट करेक्ट? जयपाल सिंह कौन थे? मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। ही वॉज फ्रॉम झारखंड, सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। उन्होंने झारखंड के सेपरेट स्टेट के लिए एक मांग उठाई थी, और वो फर्स्ट इंडियन नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं, जयपाल सिंह। टिक्की मौसी क्या है? एक मस्कट है। ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने चलाया है ताकि बच्चों के लिए जो माल न्यूट्रिशन की समस्या जो उसको दूर करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा सके, इसी को बोलते हैं टिक्की मौसी। एक मस्कट है, मतलब एक तरह का लोगो है, जैसे हम बोलते हैं ना कहीं भी लगा देते हैं लोगो। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टूरिज्म एंड जॉब, ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्मी एक्सरसाइज सेंटर 2019, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्टेड? तो ये रशिया ने होस्ट किया, ये SCO। जो ये सेंटर आर्मी एक्सरसाइज है इसको 2019 के अंदर रशिया ने होस्ट किया था। ये इस वजह से क्वेश्चन में आया क्योंकि इस आर्मी एक्सरसाइज के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज बोथ आर द मेंबर ऑफ SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं इंडिया और पाकिस्तान। और हालांकि दोनों दुश्मन देश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में गए, इस वजह से ये क्वेश्चन आया था। तो जस्ट सच टाइप ऑफ द डिप्लोमेटिक इक्वेशन आर रियल आस्क इन द एग्जाम। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन नहीं आ जाता, उसके पीछे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है, इसी वजह से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। 109 क्वेश्चन है, कंट्री ऑफ विंड किसे बोलते हैं? डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड बोला जाता है। डेनमार्क को स्पेन बोलते हैं। अब ये बोला जाता है सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का कौन सा है? वो सर्वे ऑफ इंडिया है। ये 1761 के अंदर स्टार्ट किया गया था। नसीम अल बार ओमान के साथ एक की जाने वाली बायलेटरल एक्सरसाइज है। कैनूरू हम्पी एक्सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुए थे? ऑफिशियल मस्कट क्या था इसका? ऑफिशियल मस्कट था विजय। 2020 के अंदर पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्रैश इन ईरान सून आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम तेहरान इमाम। ये उस टाइम की बात है जब ईरान और USA के बीच थोड़ी डिप्लोमेटिक टेंशन थी, जिसकी वजह से जैसे ये प्लेन ने टेक ऑफ किया तो ये स्ट्राइक डाउन हो गया था। ईरान ईरान ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था। और ये जो प्लेन था ये यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन का था। मिलान जो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2020 में कहाँ होस्ट की गई? वो विशाखापट्टनम में होस्ट की गई थी, मिलान एक्सरसाइज।
इनमें से कौन सी 1857 के बारे में करेक्ट है? इट वॉज नॉट केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड, तो ये अनऑर्गेनाइज था, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। र्यूमर एंड प्रॉफिट डिड नॉट प्ले, र्यूमर्स ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि आपके जो आटे है, आटे के अंदर गाय की हड्डियों को पीस के मिला दिया गया है, जो कारतूस में गोलियां भरी जाती है उसके अंदर गाय और सुअर का मांस है। इस तरह के र्यूमर्स, यानी र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, एक तरह की अफवाहें फैल गई थी, और उसने इसको भड़काने में, आग को भड़काने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रिबल प्रोक्लेमेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है। रिबल प्रोक्लेमेशन इन 1857 रिपीटेडली अपील टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। ठीक है, द ब्रिटिश सक्सीडेड इन क्विकली एंड इजीली कंट्रोल, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाई, स्पेशली इंग्लैंड से कैम्पबेल को बुलाया गया था अपनी तोपों के साथ, और तब जा कर के उन्होंने इसको कंट्रोल किया था। विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पंचशील प्रिंसिपल? न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो हमारा पंचशील सिद्धांत नहीं है। पंचशील क्या आता है? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर। तो इस तरह के जो इशू हैं वो पंचशील के प्रिंसिपल है, लेकिन न्यूक्लियर डिटरेंस ये हमारा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। एंड इंडिया फॉलो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इन द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो जो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे आया था, उसे बोला जाता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि इंडिया किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट पे पहले हमला नहीं करेगा। और दूसरी बात है, जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है उसके साथ न्यूक्लियर युद्ध कभी नहीं करेगा, और जिसके पास है तो वहाँ पे फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा। लेकिन 2010 में इस पॉलिसी को चेंज कर दिया गया था, जब इंडिया के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर मैनन थे। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्गेनाइज इन 1904 सेक्रेटरी सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन? अभिनव भारत, ये मोदी जी के फेवरेट वीडी सावरकर। अभिनव भारत इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, और इन्होंने शायद चापेकर बंधुओं की हत्या भी की थी, और ये हिंदू राष्ट्र के पक्ष में थे, और बीएचयू में भी ये रहे हैं। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिल करके गवर्नमेंट भी फॉर्म की थी उन एरिया में जहाँ पे कांग्रेस हार गई थी, तो एक तरह से हम इन्हें एंटी कांग्रेस भी बोल सकते हैं। इनकी बुक का क्या नाम था? इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का क्या नाम था? ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज सर्च द नेम ऑफ द बुक। वीडी सावरकर, वीडी सावरकर ने कौन सी बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जैक्टली, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट यू शुड गूगल इट ऑन द स्पॉट। The principle that forming a new constitution for independent India should be primarily through not solely responsibility in Indian themselves was the first time considered in, ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बनाएंगे ना वो खुद बनाएंगे, वो किस में दिया गया था? वो दिया गया था फर्स्ट टाइम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन द अगस्त ऑफर। जो हम असेंबली बनाएंगे ना, वो असेंबली इंडियंस द्वारा ही बनाई जाएगी। जो ऐसा ऑफर दिया गया था वो अगस्त ऑफर में दिया गया था। अगस्त ऑफर मिला था हमको 1940 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला हमें। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हमारी वो बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और इसके अंदर इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ए बी सी। तो ये भी पूछा जा सकता है, इंडिया को ए बी सी 3 पार्टों में डिवाइड करने वाला कौन सा प्रपोजल, कौन से मिशन ने दिया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इन्वायरमेंटल इशू इन ईस्टर्न कैनेडा? ईस्टर्न कनाडा के अंदर क्या होता है, कौन सा है? अब ये बहुत ही मेजर रेयर क्वेश्चन है कि पूछा जाए दोबारा से, बट यू शुड सर्च ऑन गूगल कि मेजर इशू कौन सा है ईस्टर्न कनाडा के अंदर। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में के रीजन को क्या बोलते हैं? वो कोकेशियस रीजन बोलते हैं उसको, कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच के जो रीजन है। बागलियार, दलहस्ती एंड सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट हैव बीन डेवलप ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? चंबा, चेनाब रिवर के अंदर ये बनाए गए हैं। बागिलहार, दुलहस्ती, सलाल, ये जितने भी है ना, ये चेनाब रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू बायोस्फीयर रिजर्व इज करेक्ट? द आइडिया ऑफ बायोस्फीयर 1930, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इंडिया 18 है, 18 है इंडिया के अंदर, और उनमें से जो 11 है ना वो यूनेस्को की लिस्ट में है बिन ऑल, सारे के सारे नहीं किए गए। इंडिया में 18 है जिनमें से 11 ही किए गए हैं, इसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। So 1 and 2 is the right answer. Which one of the following country does not have direct access to the ocean or sea?
तो अर्मेनिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन पूछे गए हैं एनडीए के क्वेश्चन में, जो कि यूपीएससी के लेवल का, आईएएस के एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। अब ये देखते हैं रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ऑफ द फोकल लेंथ, क्या रिलेशन होता है स्फेरिकल मिरर का। लेमन केप्ट इन वाटर इन ग्लास बेयर लार्जर क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। जो हमें चम्मच होता है वो उठा हुआ दिखता है, वो क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। लाइट एंटर आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करती है। तो देखिए दो क्वेश्चन आई के ऊपर आ गए, कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, 3 बार ये क्वेश्चन आ लिया, 2 बार आ गया एक ही पेपर के अंदर। नेम द साइंटिस्ट हु यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, तो ये थे सीवी रमन। नेम द साइंटिस्ट हु यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, तो इसका सही आंसर है वो है इशाक न्यूटन। और सीवी रमन ने क्या किया था, सीवी रमन ने क्या किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया था वो द स्काई इज ब्लू, स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वालिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, क्या मतलब ये पूछना चाह रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड एक क्वालिटी और मैग्नीट्यूड होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लोज कर्व हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज भी हो सकती हैं और अनक्लोज भी हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं और क्लोज भी हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ओपन कर्व, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए आई विल रिकमेंड यू दैट यू शुड रीड द लिटिल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। बैक फुलरेंस इज अलोवेंस ऑफ कार्बन, ये बात बिल्कुल सही है। डी में इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 3 अदर कार्बन एटम, ये भी बात बिल्कुल सही है। कार्बन, एक बात याद रखना, जो कार्बन है ना, कार्बन के अंदर क्या होते हैं, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और ये कैसे बॉन्ड होते हैं, जैसे हम लिखते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसके एक ऑर्बिट में 2 होते हैं, दूसरे में 4 होते हैं। इसको ऑक्टेट फुल करने के लिए इसे 4 चाहिए, ना तो ये 4 लूज कर सकता, ना ये 4 गेन कर सकता। तो ये क्या करता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन जो बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा, इस वजह से इसे C2H2 बोलते हैं। जैसे ही लिखा जाए तो पहले सी बना लीजिए, एक एच इधर लगा दीजिए, एक एच इधर लगा दीजिए, तो बचे क्या, एक बॉन्ड हुआ कार्बन का। अब आपको कार्बन के 3 बॉन्ड और पूरे करने हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस ढंग से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो ऊपर वाले होते हैं उनको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। अब इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो इस तरह के अब हैबिटाइजेशन पूछी जा सकती है इसकी। अब इसके अंदर 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड में पूछेंगे तो sp आ जाएगा। अगर 3 बॉन्ड होंगे तो sp2 कर देंगे। अगर 4 बॉन्ड होंगे तो उसमें क्या कर देंगे, sp3। और 4 से इसमें ऊपर होते ही नहीं, क्योंकि इसके 4 ही बॉन्ड बनते हैं। अगर ठीक है, तो इस ढंग से आप इसकी हैबिटाइजेशन भी निकाल सकते हो, सिग्मा पाई बॉन्ड भी निकाल सकते हो, इसमें कितने बॉन्ड है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है वो भी बता सकते हो। तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और इसी के कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट है उनको एक अलग ब्रांच में डिफाइन किया गया, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन के एटम को डील करती है, तो एक पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो सिर्फ कार्बन के एटम को डील करती है। तो दिस वाई, दैट्स वाई कार्बन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी अगला कौन सा है, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आ गया कि हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्रोपेन। अब ये प्रोपेन है, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला दिया गया है C3H7Cl, यानी एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड ऐसे लगा लिया। सबसे पहले आप मेन कार्बन को जोड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे मेन कार्बन आ गया और एक एक जगह लग जाएगा आपका Cl, कंसीडर यहाँ पे लगा दिया आपने Cl। आप Cl कहीं भी लगा सकते हो, डिपेंड अपॉन द दिया होता है कहाँ पे लगेगा।
अब ये पूछा गया कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्रोपेन। तो जितने भी हैं ये सारे सारे कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये शेयरिंग की वजह से बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? जब शेयरिंग होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 बॉन्ड है। तो डी इज द राइट आंसर। 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। मोस्ट फंडामेंटल जो करेक्टरिस्टिक है वो उसका एटॉमिक नंबर है, जो कि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है कि वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। इसके लिए एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ऐसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ई से यूज याद करेंगे इलेक्ट्रॉन, टी से याद टे से याद रख सकेंगे थॉमसन, पी से याद रखेंगे पै से याद रखेंगे प्रोटॉन, आर से याद रखेंगे रदरफोर्ड। आर से क्या याद रखेंगे? रदरफोर्ड। एन से याद रखेंगे न्यूट्रॉन। और चे से याद रखेंगे चैडविक। तो ईंट पर नाच, इससे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, इसको हम याद कर सकते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, एन फॉर न्यूट्रॉन एंड चे फॉर चैडविक। इस ढंग से हम इसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को किस किस ने डिस्कवर किया, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली दिमाग के अंदर स्टोर कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आइसोटोप इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो राइट आंसर इज कोबाल्ट। कोबाल्ट का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो यूज किया जाता है वो कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है, जो कि एक तरह की गामा रेज को प्रोड्यूस करता है, जो कि उसको ट्रीट करने, कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। कैंसर के अंदर जो कैंसर सेल होते हैं, कैंसर सेल क्या होते हैं, ज़्यादा एग्रेसिवली ग्रो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको किल करना जरूरी होता है। और हम यहाँ पे गामा रेज को यूज करके बाई फ्रॉम द कोबाल्ट 60 हम उसको उस कैंसर सेल को किल कर देते हैं, जिससे कि कैंसर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल में प्ले अ रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको इसे सर्च करना चाहिए एक बार। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 129। कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें ये बताती है कि जब दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम क्रॉप। जब दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को सेम उस पर ग्रो करते हैं तो उसे इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। और मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, जिसमें दो या दो से यूज़ करते हैं, वो मिक्स क्रॉपिंग होती है। मिक्स फार्मिंग क्या होती है? मिक्स फार्मिंग ये होती है जब हम खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं, उसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग बेस्ट ऑप्शन है, या मिक्स क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं इसे। अब यहाँ पे आता है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या करते हैं, हम बीज को मिक्स कर देते हैं और ऐसे ही बो देते हैं, जबकि इंटर क्रॉपिंग के अंदर लेयर बाय लेयर हम बोते हैं, ताकि उसको उगाना, उसको हार्वेस्ट करना आसान होता है। तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर है इंटर क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, जैसे गेहूं के साथ हम क्या बो देते हैं, उसमें सरसों बो देते हैं, तो वो हमारा मिक्स क्रॉपिंग है। उसके अंदर हम बीज को मिक्स किया और खेत में बो दिया, जिसकी वजह से अलग एक ही टाइम पे दोनों फसलें उगेंगी, उनको अलग टाइम पे हम हार्वेस्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा चैलेंज है। इंटरक्रॉपिंग के अंदर लेयर बाय लेयर हम बोते हैं, ताकि उसको हार्वेस्ट करना आसान होता है। कंसीडर एक लेयर के अंदर हमने लगा दिया एक अलग फसल, दूसरे में लगा दी दूसरी फसल। सो इंटरक्रॉपिंग इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस। और मिक्स फार्मिंग के अंदर क्या होता है, खेती प्लस पशुपालन प्लस अदर बिजनेस जब हम ऐड कर देते हैं तो मिक्स फार्मिंग होते हैं उससे रिलेटेड। क्योंकि कोरोना का टाइम चला हुआ है तो वैक्सीन से रिलेटेड इफेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ऑन द वायरस। जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक बायोटिक होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करते हैं, वायरस पे काम नहीं करते। तो ऑप्शन सी, वायरस डू नॉट पोसेसिस मेटाबॉलिज्म पाथवे ऑन विच एंटीबॉडी कैन फंक्शन। तो इसका जो सबसे बड़ा राइट आंसर है ना वो सी है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होते हैं, वायरस के लिए नहीं होते। वायरस तभी काम करते हैं जब उन्हें होस्ट मिलता है, जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। अर्थ के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। राइजोबैक्टीरियम में एक ऐसा होता है जो कि दाल की जड़ों में मिलता है और नाइट्रोजन को फिक्सेट करने का काम करता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं बैक्टीरिया होते हैं जो, आपने गोबर गैस का नाम सुना होगा, गोबर गैस को बायोगैस बोलते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, उस ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है उसको डीकम्पोज करते हैं और जो गैस निकलती है ना वो मीथेन गैस निकलती है, उसको बायोगैस बोलते हैं।
तो वो काम भी बैक्टीरिया करते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया आर द इंडिपेंडेंट एंटिटी। ये क्वेश्चन याद आता है हमारे गट में यानी हमारे इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, तो वो मिलता है ई कोली। ई कोली बैक्टीरिया मिलता है। पनामा कैनल 1914 में किस किस के बीच खोली गई? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है पनामा कैनल। एक कैनल ये होगी हमारे पनामा कैनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो लैंड, इंडिया हैज कैटेगराइज लैंड यूज इनटू हाउ मेनी कैटेगरी। तो जो हमारा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसके अंदर जो हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, वो हमारी ज़मीन को 9 टाइप की कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज कन्फाइंड टू एरिया विद रेनफेड लेस देन। किस एरिया को हम ये बोल लेंगे कि वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग होती है? जहाँ पे बारिश 75 सेंटीमीटर से कम होती है ना, तो उसे ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। तो ये नंबर याद रखना, 75 सेंटीमीटर को ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। अगर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है जिस एरिया के अंदर, वहाँ पे जो खेती की जाती है उस खेती को हम ड्राई लैंड फार्मिंग बोल देंगे, क्योंकि अर्थ के अंदर खुद से अपने आप सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं है एग्रीकल्चर को सस्टेन करने के लिए। फॉर एन एरिया टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्रॉट प्रोन कैटेगरी व्हाट परसेंटेज ऑफ इस ग्रोस क्रॉप्ड एरिया शुड बी अंडर इरिगेशन। अगर किसी एरिया को हमें ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से बाहर करना है तो कितना एरिया ऐसा होना चाहिए कि तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया से अलग हो? तो 30% से ज़्यादा अगर एरिया ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है, अगर वो अंडर इरिगेशन आता है, अगर वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है, तो ऐसे को हम ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से एक्सक्लूड कर देंगे। 30% एरिया अगर 30% या इससे ज़्यादा हो तो। ये पूछा गया है कौन से करंट है जो पैसिफिक ओशन से रिलेटेड नहीं है। ये एगविल हास करंट है। कैलिफोर्निया करंट भी पैसिफिक के अंदर है, अलास्का करंट भी ओहेशियो जापान के पास है, तो ये भी पैसिफिक ओशन के अंदर आता है। जो एक ही बचता है वो एगविल हास करंट। ड्यूरेशन ऑफ मानसून इंडिया के अंदर कितने कितने एवरेज टाइम के लिए आती है? 100 से 120 दिन के लिए आती है। ये जून टू मिड सितंबर तक आती है। तो 100 से 120 दिन तक इंडिया के अंदर मानसून रहती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द साउथ ईस्ट चाइना? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ साउथ ईस्ट चाइना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड? तो ये है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल इज द कोल्ड लोकल विंड। लू इंडिया के अंदर चलती है जो कि हॉट होती है। चिनूक इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है। अब ये बात परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, रूरल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? अ ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट नोन एज जोतदार सक्सीड इन कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन द विलेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जमींदारों ने इन्वेस्ट ही नहीं किया ज़मीन के अंदर, ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एज रिजल्ट ऑफ फिक्स रेवेन्यू इम्पोज ऑन देम। जो रेत मतलब जो खेती करते थे वो गरीब हो गए, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि वो अमीर हो गए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द सिस्टम ऑफ collectorate introduced by the company for exercising supervisory control on जमींदार failed to take off। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दामिन ए कोहो राजमहल एरिया के अंदर क्या था? अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिमार्केटेड एंड डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ द संथल्स। तो ये क्वेश्चन आ जाता है दामिन ए कोहो राजमहल एरिया छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। इसके अंदर एक एरिया था जिसको दामिन ए कोह बोला गया था, तो ये वो एरिया था जिसको संथल के लिए डिमार्केटेड और डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। यू डू नॉट नीड टू रीड द होल ऑप्शंस। ताकि पहाड़ियों से, पहाड़ी क्या थे, जो एक तरह के आदिवासी थे जिनका उन पे कब्जा था, उनको वहाँ से भगाने के लिए यहाँ पे संथल्स को ब्रिटिशर्स ने बसाया था, ताकि इनका यूज़ करके पहाड़ियों को भगा दिया जाए उस एरिया से। और जिस एरिया में इन संथल्स को बसाया गया था उस एरिया को बोला जाता है दामिन ए कोहो। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट का जीके के जो क्वेश्चन थे वो ओवर हो गए। आई ट्राइड माई बेस्ट। आई होप इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर वेल एंड यू विल गेट एन आइडिया किस तरह के एग्जाम, किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है एनडीए के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में। बाकी के क्वेश्चन पेपर भी मैं अपलोड करूँगा। आई विल सजेस्ट यू प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।